नमस्कार। तो हमने जो है वो अभ्यास HPRC कर कर जो है वो एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। इस सीरीज़ का एक पार्ट अभी तक हो चुका है। आज जो है इस सीरीज़ का हम सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है। अब देखिए, आपका जो HPRC का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया जाएगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प हो सके। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो भगवत गीता का सबसे पहली बार जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद जो था वो किया था। देखिए, भगवत गीता की अगर हम बात करते हैं कि इसका सबसे पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो इसका चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस जो है वो सही आंसर होगा। इनके द्वारा जो था वो सबसे पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो था वो किया गया था। ये लगभग 1784 की बात रही थी जब इनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ही जो था वो हितोपदेश कर कर जो है वो एक ग्रंथ है, उसका जो है ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी किया गया था। इसके अलावा जो है वो विलियम जोन्स का नाम भी आपने सुना होगा। विलियम जोन्स भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। विलियम जोन्स ने जो था वो 1789 में कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ लिखा गया था उसका अनुवाद जो था वो अंग्रेजी में किया था। और देखिए, एंशियंट टाइम से ही हमारे जो अलग अलग ग्रंथ हैं उनकी ट्रांसलेशन जो है वो होती रही, परंतु जो एक स्टार्टिंग का पीरियड था जहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्रंथ आते हैं, तो ये ग्रंथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने यहाँ पर 2 ग्रंथ जो है वो पढ़े। हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रेस को लेकर जो है वो कानून आए। अगर हम प्रेस की बात करते हैं कि प्रेस को लेकर जो कानून आए वो किस तरह से आए, तो प्रेस को लेकर ही एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो 1878 में आया था, और ये लॉर्ड लिट्टन के समय में जो था वो आया था। लिट्टन के समय में ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था, और इसमें जो है प्रेस के मुंह को बंद करने की कोशिश की गई थी। प्रेस के ऊपर जो था वो पूरा कंट्रोल करने की जो था वो कोशिश की गई थी, खासकर जो इंडियन न्यूज़पेपर होते थे उनके ऊपर। अब देखो, 1878 में ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया जाता है। वो उस टाइम जो था वो वायसराय हुआ करते थे, परंतु इसको बाद में चलकर रिपील कर दिया जाता है, मतलब इसको रद्द कर दिया जाता है। तो रद्द इसको किया गया था 1882 में। 1882 में जब इसको रद्द किया गया था तो उस टाइम लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। रिपन के द्वारा जो था वो इसको रद्द किया गया था। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि कब ये लाया गया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, कब इसको रद्द किया गया। तो ये भी साथ में यहाँ से जोड़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। व्हेन डिड चाइनीज ट्रैवल सुंग यूंग कम टू इंडिया। तो बोलते हैं कि चाइनीज यात्री था एक सुंग यून कर ये कब जो था वो भारत आया था। देखिए, चाइनीज यात्री सुंग यून की अगर हम बात करते हैं, ये 518 AD में जो था वो भारत आया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। हमारे पास देखिए अलग अलग ऐसे यात्री आए, खासकर जो चाइना से यात्री आए उनकी भी हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट है। चाइनीज यात्री जो ये सुन यून हम पढ़ रहे हैं, ये 518 AD में जो था वो आया था, और ये जो है वो बुद्धिस्ट जो ग्रंथ थे, टेक्स्ट थे, उनको इकट्ठा करने के लिए जो था वो यहाँ पर आया था। इसके अलावा जो है वो फाहियान आया, ह्यूनसांग जो था वो आया था। अगर हम बात करते हैं फाहियान की, तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान आया था। और यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ही ध्यान रखना कि इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल भी जो था वो धारण किया था। तो विक्रमादित्य का टाइटल किसने धारण किया था, वो चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। इनके कार्यकाल के दौरान आया था ये फाहियान। और फाहियान 375 से 415 AD के बीच में आया था। एग्जैक्टली इसका 399 बताया जाता है कि 399 AD में जो था ये आया था, और 414 AD में जो था ये वापस भी लौट गया था, ये कहा जाता है। और ह्यूनसांग जो था वो आया था। ह्यूनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। 629 AD में जो था ये आया था। देखो, ये जो ह्यूनसांग आए थे ना, इनका जो यहाँ की यात्रा थी ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो ये चीन से भागकर जो था वो यहाँ पर आए थे, छुपकर यहाँ पर आए थे। यहाँ वो चीन से इनको एक तरह से निकाल दिया गया था, तब ये यहाँ पर आए। और ये जो था वो बौद्ध धर्म की तलाश में, या फिर यूँ कहें कि ज्ञान की तलाश में जो था वो यहाँ पर आकर पहुँचते हैं। परंतु जब वो भारत में रहे, उन्होंने यहाँ पर सर्च किया बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के ऊपर। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे ग्रंथ लिखे भी खुद से। और जब वो वापस जाने का समय उनका यहाँ से आया, तो चीन के राजा को पता चला कि इस तरह से मतलब इतना अच्छा काम किया गया है। तो चीन के राजा ने जो था वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई थी, और बाई इज्जत जो था वो साम्राज्य में वापस जो था वो बुला लिया था। बीच में बहुत लंबी कहानी है, वो कभी बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड द भागीरथी कंबाइंस टू फॉर्म रिवर गंगा। तो बोलते हैं कि किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी जो है वो आपस में मिलती हैं, और जब ये मिलती हैं तो ये गंगा को जो है वो बनाती हैं। देखो, गंगा नदी जो है वो बनाई जाती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, और ये देवप्रयाग नामक स्थान पर जो है वो मिलती हैं। देवप्रयाग पर ये मिलती हैं, उसके बाद जो नदी बनती है उसको गंगा कहते हैं, और आगे चलकर वो वैसे ही बहती है।
अब देखो प्रयाग की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 प्रयाग जो हैं वो बनते हैं। अलकनंदा के साथ ना 5 अलग अलग नदियां जुड़ती हैं जहां से पंच प्रयाग बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जियोग्राफी जो हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो रहने वाली। तो हम 5 प्रयागों के बारे में बात करते हैं। 5 प्रयाग वो हुए जो अलकनंदा के साथ 5 अलग अलग नदियां जुड़ती हैं। जैसे कि एक नदी भागीरथी यहाँ पर जुड़ रही है और गंगा नदी बन रही है, उसको देव प्रयाग बोला गया। वैसे ही जो है वो देव प्रयाग के बाद जो है वो अलकनंदा का जो है वो एक अपना सोर्स है जिसको जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर बोलते हैं। बद्रीनाथ से ऊपर जो है ये यहाँ से अलकनंदा जो है वो निकलती है। और अगर हम बात करते हैं कि अलकनंदा जो है वो धौली और विष्णु गंगा के साथ जो है वो मिलती है, तो जोशीमठ के समीप ये मिलती है, इसको विष्णु प्रयाग जो है वो बोला जाता है। और वैसे ही जो है वो अलकनंदा जब पिंडार के साथ मिलती है तो इसको जो है वो कर्ण प्रयाग जो है वो बोलते हैं। वैसे ही अलकनंदा जब मंदाकिनी या फिर काली गंगा के साथ मिलती है तो इसको जो है वो रुद्र प्रयाग में जाकर ये मिलती है, तो रुद्र प्रयाग जो है उस प्रयाग को बोलते हैं। वैसे ही एक नंद प्रयाग जो है वो बनता है जहाँ पर अलकनंदा जो है वो नंदाकिनी नदी के साथ जो है वो मिलती है। तो ये 5 प्रयाग हैं। एक तो अलकनंदा भागीरथी के साथ मिल रही है, अलकनंदा जो है वो धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा के साथ मिल रही है, अलकनंदा जो है वो पिंडार नदी के साथ मिल रही है कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा जो है वो काली गंगा के साथ जो है वो मिल रही है, या फिर मंदाकिनी आप कह लीजिए रुद्रप्रयाग में यहाँ पर जाकर मिल रही है, और एक नंद प्रयाग जो है वो अलग से बन रहा है जहाँ पर अलकनंदा जो है वो नंदाकिनी नदी से मिल रही है। अब क्वेश्चन यहाँ से कोई भी आ सकता है, या तो ये प्रयाग आ सकते हैं और मैच करने को दे देंगे, या तो सेपरेट जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर आपने अच्छे से फैक्ट पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो कभी भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ से 5 प्रयागों के बारे में जो है वो पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। 5 प्रयागों की जानकारी लेने के बाद जो है वो अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो बोलते हैं कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी कर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो आती है। हमारे पास अलग अलग पीक्स जो है वो आती हैं, इंपॉर्टेंट चोटियों की भी यहाँ पर बात करेंगे। देखो ये जो अनाईमुडी है इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कौन सी आती है। तो ये जो हम पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक पढ़ते हैं ये यही आती है अनाईमुडी ही। तो ये बात आपने बिल्कुल क्लियर जो है वो ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक जो है वो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी आती है। तो अगर हम अरावली रेंज की बात करते हैं तो उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर पीक जो है वो आती है। तो गुरु शिखर पीक एक क्लियर होता है यहाँ से। दूसरा ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है। तो सैडल पीक है एक, सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक जो है वो है। और हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की भी आपने ध्यान रखना है कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसका नाम जिंदा गादा है, जिंदा गाड़ा यहाँ पर मैं लिखता हूँ। हमारे पास जो है नीलगिरी रेंज जो है वो आती है, यहाँ पर मैंने जिंदा गाड़ा लिख दिया, जिंदा गाड़ा हाईएस्ट पीक है। अब हमारे पास नीलगिरी रेंज जो है वो आती है। नीलगिरी की जो है वो हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी। तो डोडा बीटा पीक आपने बहुत बार ऑप्शंस में देखी होगी, एग्जाम में डोडा बीटा पीक बहुत बार पूछी जाती है। तो डोडा पीक का जो है वो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की। ठीक है, डोडा बीटा भी यहाँ पर क्लियर होता है। कई बार मणिपुर की हाईएस्ट पीक जो है वो पूछ ली जाती है कि मणिपुर की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी। तो मणिपुर की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट तेम्पू जो है वो आती है। माउंट तेम्पू जो है वो हाईएस्ट पीक मणिपुर की हो गई। माउंट तेम्पू भी क्लियर हुआ। इतना सब एनफ है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हमारे जो एमपी होते हैं, यहाँ पर एमपी की बात की गई है, उनकी सैलरी जो है वो कौन डिसाइड जो है वो करता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी डिसाइड की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। वो पार्लियामेंट ही उनकी सैलरी जो है वो डिसाइड करता है, संसद ही उनकी सैलरी जो है वो डिसाइड जो है वो करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में पार्लियामेंट सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो आता है पॉलिटी में, तो पार्लियामेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 जो है वो आता है।
पार्ट नंबर 5 किसकी बात करता है? पार्ट नंबर 5 जो है वो बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, उसके कंपोजिशन, उसके ड्यूरेशन के बारे में। जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनकी जो पावर होती है, पार्लियामेंट की अलग से पावर होती है, उसके बारे में जो है बात वहाँ पर की गई है। पार्लियामेंट में बात करते हैं तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें जो है वो आती हैं। इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो एक तो लोकसभा आती है, एक राज्यसभा जो है वो आती है। लोकसभा राज्यसभा के अलावा प्रेसिडेंट भी जो है वो पार्लियामेंट में ही आते हैं। तो पार्लियामेंट के कितने पार्ट हुए? पार्लियामेंट के थ्री पार्ट जो है वो हुए। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 पार्ट जो है पार्लियामेंट के होते हैं। लोकसभा जो होता है उसको जो है वो पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। पॉपुलर हाउस का मतलब ये है कि उसको जो है वो लोअर हाउस भी पार्लियामेंट का जो है वो बोला जाता है। और राज्यसभा जो हो गई, राज्यसभा को अपर हाउस जो है वो बोलते हैं, अपर हाउस इसको बोलते हैं। और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है हर 5 साल के बाद। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 5 सालों के लिए जो है वो चुने जाते हैं, परंतु राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 सालों के लिए जो है वो हर साल जो है वो 6 सालों के लिए जो है वो चुने जाते हैं। और लोकसभा का ध्यान रखना है आपने कि लोकसभा की हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ वैसे पढ़ते हैं 552, यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो आती है। 530 मेंबर जो हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर जो हैं वो अलग अलग यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी जो है नॉमिनेट करता है। परंतु अब एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करना बंद कर दिया गया है। ठीक है जी। और अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं हमारे पार्लियामेंट के बारे में, तो यहाँ पर राज्यसभा भी जो है वो आती है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर इसके जो है वो एवरी 2 ईयर में जो है वो रिटायर होते रहते हैं। तो नए मेंबर आप देखते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन पहले थोड़े दिन पहले हिमाचल में हुए थे, अब थोड़े दिन बाद फिर से राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो होंगे। तो राज्यसभा के इलेक्शन टाइम टू टाइम यहाँ पर होते रहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में एक और सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये आता है कि अगर लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। वहीं पर अगर राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो मिनिमम एज जो है वो 30 होनी चाहिए। ठीक है, 30 से कम आप नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज वगैरह भी जो है वो ध्यान में रखनी है। तो पार्लियामेंट के बारे में ये सब हमने जान लिया। इनकी जो सैलरीज वगैरह है मेंबर की, वो पार्लियामेंट खुद डिसाइड करता है। और देखो, आपने बहुत बार जो है वो सुना होगा कि पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं उनको जो है पेंशन भी लगती है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पेंशन का जो है वो कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है, परंतु जो है वो पार्लियामेंट जो है वो पेंशन प्रोवाइड करवाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है, परंतु पार्लियामेंट पेंशन जो है वो देती है। इनकी जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है वो चार्ज होती है। तो इतना सब यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, और जैसे अभी हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ है, तो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता होगा कि यार सिली मिस्टेक्स हो गई, छोटी छोटी कमियाँ हो गई। अगर वो चाहते हैं कि वैसी कमियाँ ना हो और एक मेरिट में अच्छा रैंक आए, तो टेस्ट सीरीज को आप टाइमली जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और टाइमली अच्छे से प्रैक्टिस कर उसको अच्छे से रिवाइज कर उसको जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म भी जो है वो आप कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप स्टडी को लेकर जो है वो कितने सीरियस हैं, कितने सीरियसली जो है वो आप तैयारी कर रहे हैं, और अपनी स्टडी को जो है वो किस दिशा में जो है वो ले जाना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि पेपर के बाद जो है वो आपको अपनी कमियों का पता चले तो अलग बात है। अगर चाहते हैं कि पेपर से पहले ही कमियों का पता चल जाए तो टेस्ट सीट ज़रूरी है, और उन कमियों के ऊपर जो है वो आप पहले ही काम कर सकते हैं पेपर से पहले ही, और पेपर में अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। डिपेंड आपकी सीरियसनेस के ऊपर करता है कि कितने सीरियस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल हमारे पास दिए गए हैं, और पूछा गया है कि कौन सा शेड्यूल किसके साथ जो है वो डील करता है। तो सबसे पहले 8th शेड्यूल दिया गया है, क्या ये लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। फिर 2nd शेड्यूल दिया गया है, क्या ये फॉर्म ऑफ ओथ एंड ऑफिस से बात करता है। 4th शेड्यूल दिया गया है, क्या ये एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा से बात करता है। और फिर 10th शेड्यूल दिया गया है, क्या ये जो है वो डिफेक्शन एंड रिलेटेड प्रोविजन से जो है बात करता है। देखिए, हम अगर 8वें शेड्यूल की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये लैंग्वेजेस से ही डील करता है। 8th शेड्यूल में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस जो है वो आती हैं। 2nd शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो 2nd शेड्यूल जो है वो फॉर्म ऑफ ओथ से बात नहीं करता। ये इसके बारे में जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ये जो फॉर्म ऑफ ओथ वगैरह है ये कौन से शेड्यूल में है,
ये थर्ड शेड्यूल में आता है, ना कि सेकंड शेड्यूल में। ये थर्ड शेड्यूल में आता है, सेकंड शेड्यूल में ये नहीं आता। ठीक है जी। और अगर हम बात करें कि सेकंड शेड्यूल में क्या चीज़ें आती हैं, तो सेकंड जो शेड्यूल है उसमें जो है वो जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, इन सब को उनकी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड शेड्यूल के बारे में आपको पता चल गया। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा की बात करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। 10th शेड्यूल जो है वो डिफेक्शन वाला प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। 10th शेड्यूल में जो है वो जो मेंबर होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर बात की गई है। एंटी डिफेक्शन आप कह सकते हैं, एंटी डिफेक्शन की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। और एंटी डिफेक्शन का प्रोविज़न जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो ऐड किया गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके थ्रू ये ऐड किया गया था। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि सेकंड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है। हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो टोटल जो है 12 शेड्यूल जो है वो आते हैं, 12 शेड्यूल हमारे पास आते हैं। और 12 शेड्यूल में अगर हम बात करें तो हमने जो है वो 8th शेड्यूल पढ़ लिया, 3rd शेड्यूल पढ़ लिया, 2nd शेड्यूल पढ़ लिया, 4th शेड्यूल पढ़ लिया, हमने जो है 10th शेड्यूल पढ़ लिया, 5 शेड्यूल हमने पढ़ लिए। और बाकी के जो शेड्यूल बच जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला शेड्यूल हमारे पास बच जाता है, उसमें स्टेट्स के नेम, उनकी जुरिस्डिक्शन वगैरह जो है वो दी गई है। सेकंड भी पढ़ लिया हमने, थर्ड भी पढ़ लिया, फोर्थ भी पढ़ लिया। 5वां शेड्यूल जो आता है उसमें जो है वो प्रोविज़न दिया गया है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब के रिगार्डिंग। छठा जो शेड्यूल आता है हमारे पास उसमें जो है वो कुछ स्पेशल स्टेट हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको जो स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं उनकी बात की गई है। 7th शेड्यूल आता है, उसमें हमारे पास जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच में जो लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उनका मेंशन जो है वो किया गया है। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस का हो गया। 9th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो 9th शेड्यूल जो है वो अलग से आता है, उसमें एक्ट रेगुलेशन दिए गए हैं लैंड रिफॉर्म को लेकर, एवोल्यूशन ऑफ जिम्मेदारी की वहाँ पर बात की गई है। 10th शेड्यूल हमने डिफेक्शन वाला पढ़ लिया। 11वां शेड्यूल जो हमारे पास आता है वो पंचायतों के साथ जो है वो डील करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो जिसके थ्रू जो था ये शेड्यूल ऐड किया गया था। जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 11th शेड्यूल कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, पंचायतों से डील करता है। और 12th शेड्यूल जो आता है उसको ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और ये बात करता है म्यूनिसिपलिटीज़ की। तो म्यूनिसिपलिटीज़ की बात जो है 74th शेड्यूल में, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया, और 12th शेड्यूल जो है वो इसकी बात करता है। तो ये 12 शेड्यूल क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 11 एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि डिकेडल यानी कि एक दशक के बीच में, 2001 से लेकर 2011 के बीच में इंडिया में पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ, ये जो है वो आपको बताना है, और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको ये आंकड़ा बताना है। तो देखिए ये डिकेडल ग्रोथ जो यहाँ पर हुई वो 17.64% जो है वो हुई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 17.64% डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में, 2011 की जनगणना के भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाईएस्ट सेक्स रेशो इंडिया में हमें जो है वो केरल में देखने को मिलती है। हाईएस्ट सेक्स रेशो के अलावा जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो थी वो हमें मिजोरम में देखने को जो है वो मिली। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट जो है वो हमें पूरे इंडिया में केरल में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। और अगर हम 2001 और 2011 के बीच में लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 9.21% इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली हमें देखने को जो है वो लिटरेसी रेट में मिलता है। लिटरेसी रेट में हमें पता चलता है कि इंडिया का लिटरेसी रेट 2001 की जनगणना के अनुसार 64.83% था, और 2001 के बाद 2011 में जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग 74.04% जो है वो ये लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो गया। तो ये 9.21% जो है वो इंक्रीज़ हुआ यहाँ पर, ये पता जो है वो चलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही पता चलता है कि जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश स्टेट की जो है वो है, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र स्टेट आता है जिसकी जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हमने जाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परंतु नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं आती। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, ताकि HPSSC तो बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नहीं है। एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हमारे पास आती हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनका डिस्क्राइब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को आपको मिलता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो गया। ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो है वो आते हैं। परंतु ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये एक स्टैच्यूरी बॉडी में जो है आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना जो था वो 1992 में जो था वो की गई थी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना जो था वो कब की गई थी। हमारे पास ऐसे ही अलग अलग कमीशन बनाए गए और उनकी स्थापना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखो, एक तो ये पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बनाया गया, ये 1992 में बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कब बनाया गया, वो 1993 में बनाया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब बनाया गया था, वो भी 1993 में बनाया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बनाया गया था, वो भी 1993 में बनाया गया था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कब बनाया गया था, वो 2007 में जो था वो बनाया गया था। और उसी तरह कल हाईकोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग को किसने रिप्लेस किया है, तो नीति आयोग को जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है वो रिप्लेस किया गया है। और अगर हम रिप्लेशन की बात करते हैं तो देखो 2014 में मोदी सरकार सबसे पहली बार बनती है, तो उनके द्वारा जो है वो इसको रिप्लेस किया गया। और 1 जनवरी 2015 से जो है वो नीति आयोग ने जो था वो प्लानिंग कमीशन को जो था वो रिप्लेस कर दिया था। एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है आपका, क्योंकि HPSSC ने भी ये क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछे हैं। हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आता है, ये जो है कब स्थापित किया गया था, ये 1993 में स्थापित किया गया था, वो भी आपने जान लिया। तो इस तरह के अलग अलग कमीशन है हमारे पास, कब कब वो स्थापित हुए उनके बारे में उतना सा जो है वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन March 26। तो बोलते हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाता है। देखो मार्च 26 को जो है वो मार्च महीने की 26 तारीख को जो है कौन सा देश जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाता है। तो हमारे जो है वो अलग अलग पड़ोसी देश आते हैं, जिनमें से बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च को जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि पहले ना जब इंडिया था पूरा एक अखंड भारत हुआ करता था, पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं था। फिर 1947 में पाकिस्तान और इंडिया अलग हो जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन अलग करती है वो रेड क्लिफ लाइन जो है वो आ जाती है। परंतु फिर इंडिया जो पाकिस्तान अलग हो गया, वहाँ पर मांग उठती है कि बांग्लादेश रीजन अलग से होना चाहिए। फिर बांग्लादेश भी बनाया गया अलग से। तो पाकिस्तान का जो डे मनाया जाता है वो 14 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। श्रीलंका जो है वो 4 फरवरी को जो है वो अपना मनाता है। तो पाकिस्तान का ध्यान रखें, एक तो आप श्रीलंका का ध्यान रखें। श्रीलंका का अगर नाम पूछा जाता है आपसे कि श्रीलंका का नाम क्या है, इसका ओल्ड नेम जो है वो पूछ जाता है, तो सिलोन इसका ओल्ड नेम जो है वो आ जाता है। सिलोन इसका ओल्ड नेम जो है वो है। चलो ठीक है, ये आपको पता चल गया, पाकिस्तान का पता चल गया। अब देखो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और बांग्लादेश वैसे अस्तित्व में जो था वो 26 मार्च 1971 को जो था वो आ गया था, तो इसलिए 26 मार्च को जो है वो इसका इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो बांग्लादेश का भी आपको एग्जैक्टली ये आंकड़ा जो है वो पता होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, बोलते हैं विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो बोलते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, जो विटामिन ए है इसकी डेफिशिएंसी के कारण एक रोग होता है, वो कौन सा रोग जो है वो होता है? तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है वो होता है। हमारे पास अलग अलग विटामिन जो है वो आती हैं। अब इनकी कमी के कारण अलग अलग रोग जो है वो होते हैं। जैसे कि विटामिन ए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी लिस्ट बनाई गई है। विटामिन ए इसको रेटिनल भी जो है वो बोलते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से होता है। वैसे ही विटामिन B1 आता है, इसको थाइमाइन भी बोलते हैं, और बेरी रोग जो है वो इसकी डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी भी आता है, इसको जो है वो कैल्सीफेरोल जो है वो बोलते हैं, और इसकी कमी से जो है वो रिकेट्स जो है वो रोग होता है। विटामिन B5 भी आता है, नाइसिन जो है वो इसको बोलते हैं, और इसकी कमी से जो है वो पिलाग्रा डिजीज जो है वो इससे होती है। तो इस तरह से हमने 4 विटामिन पढ़ ली जिनकी कमी से जो है वो अलग अलग रोग जो है वो होते हैं।
एक बार ना विटामिन के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि विटामिन ए को रेटिनल बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को जो है वो राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नाइसिन बोलते हैं, विटामिन B5 को पैंथेथोनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B12 को जो है फॉलिक एसिड बोलते हैं, और वैसे ही विटामिन B के बाद विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन D को कैल्सीफ्यूल बोलते हैं, विटामिन E को टोकोफिरोल बोलते हैं, और विटामिन K को जो है फ्लोकिनन जो है वो बोलते हैं। तो ये आपने इनके नाम ध्यान रखने हैं विटामिन के। फिलहाल तो हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, इनके नाम मैंने सभी के आपको बता दिए मौखिक रूप से, परंतु यहाँ पर जो लिखा गया है कौन सी विटामिन से कौन सी डिजीज जो है वो होती है, उन 4 के बारे में आप एग्जैक्टली जो है वो ध्यान रखना। आगे आने वाले टाइम में अलग अलग क्वेश्चन जो है वो आते रहेंगे, तब हम इनको जो है वो और भी ऐड ऑन करते रहेंगे। बाकी आपका सहयोग अगर कंटिन्यू मिलता रहा तो हमने टारगेट रखा है कि 100 पार्ट जो है वो इसके कंप्लीट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न है यहाँ पर मॉडर्न इंडियाज रिनेसेंस, तो बोलते हैं कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रिनेसेंस जो है वो किसको बोला जाता है। जल्दी से जो है वो अपना आंसर कमेंट कर बता दीजिए। इससे पहले वाला जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन जो था वो डिटेल से डिस्कस किया था। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।